हाँ जी, ध्यान दो इधर। लास्ट क्लास में जो कुछ पढ़ाया है उसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। सबसे पहले आपने अब तक जो पढ़ लिया है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो क्लास ओपन है डिस्कशन के लिए, आप पूछ सकते हो। सबसे पहले एक बार पढ़ाना स्टार्ट करने के बाद तुम अगर पूछोगे तो फिर मैं बताऊंगा नहीं। पूछ लो। क्या कुछ पूछना है क्या? नहीं है, चलो मैं पूछ लेता हूँ फिर। ठीक है, पूछ ले बबीता। ठीक है, बता सर। आप ये बता दीजिए मुझे कि राइजोबियम जो होता है उसकी आकृति कैसी होती है? हाँ जी, पक्का। एक सुपरवाइजरों से पूछ लेते हैं। सुपरवाइजर मुझे ये बता दो कि मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? कौन बोला ये? तेरी करवा चौथ आज ही बनाऊंगा मैं? हैं? अरे नहीं, तुम्हारी तो आज नहीं है, आज तो जिन लोगों की है उनके लिए है। तुम तो ऐसे कुछ काम करो अच्छे कि तुम्हारे लिए भी कभी ना कभी मनाई जाए, है ना? तो पहले अच्छे काम करो। टॉपिक चल रहा था जैव उर्वरक। क्या चल रहा था? जैव उर्वरक इंग्लिश में बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर, बायो इनोकुलेंट। और इसके अंदर हम लोगों ने राइजोबियम के बारे में जानकारी ले रहे थे। किसके बारे में जानकारी ले रहे थे? राइजोबियम के बारे में जो सामान्य बातें होती है, जैसे कि ये वायवीय जीवाणु होता है, हेट्रोट्रॉप होता है, छड़ आकार का होता है, या फिर दलहनी फसलों में पाया जाता है, 50 से 100 केजी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ये जड़ों में गांठ बना के रहता है, गांठ का गुलाबी रंग होता है, गुलाबी रंग लेग हीमोग्लोबिन से होता है। इसके अलावा राइजोबियम में निफ्जीन होता है, नाइट्रोजनेज एंजाइम मुक्त करता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, अवायवीय अवस्था में नाइट्रोजनेज एंजाइम क्रियाशील होता है। ये बातें मैंने आपको पढ़ा दी थी, सही बात है ना ये? इसके बाद बात करते हैं राइजोबियम जो कल्चर होता है उसकी बात करें तो ध्यान रखना, यानी राइजोबियम के एक पैकेट का भार कितना होता है? एक पैकेट का भार होता है 200 ग्राम। कितने ग्राम होता है? राइजोबियम देखो, अगर हम बात करें तो बीजोपचार से मिट्टी में दिया जाता है, यानी बीजों के साथ मिक्स करके फिर इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग कैसे करते हैं? अरे कैसे करते हैं उपयोग? लगभग लगभग 1 केजी बीज हेतु, कितने बीज हेतु? 1 केजी बीज हेतु आपको लगभग लगभग 20 ग्राम राइजोबियम की आवश्यकता होती है। कितने ग्राम की? कितने की होती है? मान लो आपके पास 1 किलो बीज है और आपको कहे राइजोबियम से उपचारित करना है, तो बताइए कितना राइजोबियम चाहिए? तो आप कहोगे 20 ग्राम। कितना चाहिए आपको? कितना राइजोबियम चाहिए? कितने केजी बीज के लिए? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको मान लीजिए ऐसा कहा जाए कि बताओ 10 केजी बीज के लिए, कितने केजी बीज के लिए? 10 केजी बीज के लिए कितना राइजोबियम चाहिए होगा? 10 गुणा 20 बराबर 200 ग्राम। समझ में आ गई क्या मेरी बात? एक पैकेट जो आता है राइजोबियम का उसका भार कितना होता है? किसका? राइजोबियम के पैकेट का भार की हम बातें कर रहे थे। बताइए 1 हेक्टेयर के खेत में कितने, 1 हेक्टेयर जो खेत होता है उसके लिए राइजोबियम के कितने पैकेटों की आवश्यकता होती है? कितने पैकेट चाहिए? 3 पैकेटों की आवश्यकता होती है। कितने पैकेट? 3 पैकेट की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये एग्जाम में ऐसे कैसे पूछते हैं। अगर आपको भार के आधार पे पूछे तो याद रखना 1 केजी के लिए कितना चाहिए आपको, और 1 हेक्टेयर पूछ ले तो 1 पैकेट का भार है, यानी 1 हेक्टेयर के लगभग लगभग कितना हो गया? 600 ग्राम राइजोबियम जो कल्चर होता है उसकी आपको आवश्यकता पड़ रही है। क्या ये मामला सेट है कि नहीं बताओ? कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है ना?
आपको कोई ये पूछ ले कि राइजोबियम जीवाणु है, कवक है, क्या एक्टिनोमाइसीटीज है, क्या है, तो मुझे ये बताओ कि 1 ग्राम राइजोबियम कल्चर में, किसकी बात कर रहा हूं, 1 ग्राम राइजोबियम का जो कल्चर होता है, राइजोबियम का जो कैरियर बेस्ड कल्चर होता है, उस कल्चर के अंदर 1 ग्राम राइजोबियम कल्चर के अंदर कितने जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं की संख्या कितनी होती है। अरे चुप कैसे हो गए, नहीं बताओगे। जीवाणुओं की संख्या, तो ध्यान रखना, जीवाणुओं की संख्या होती है 10 की घात 8 जीवाणु पाए जाते हैं। अब सर इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि 10 की घात 8 का मतलब है 10 के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने जीवाणु पाए जाते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। वैसे कितना होता है ये, कितना होता है, 10 करोड़। कितना होता है, पक्की बात है। और 5 जीरो लगे हो तब कितना होता है, और 6 हो तो, 6 हो तो, और 7 हो तो, और 8 हो तो। समझ में आ गई मेरी बात। इसका मतलब 1 ग्राम में लगभग कितने जीवाणु होते हैं, 10 की घात 8, या कहते हैं हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि सर लगभग जीवाणुओं की संख्या होती है 1 करोड़। 1 ग्राम में कितने जीवाणु, 1 ग्राम कितना सा होता है, थोड़ा सा लेकर देखोगे तो उसमें 1 करोड़ जीवाणु होते हैं राइजोबियम के। समझ में आ गई मेरी बात, कोई दिक्कत है इस बात में, जो बातें समझाई सामने सारी क्लियर है। राइजोबियम जो होता है इसकी कुल प्रजातियों की बात करें तो 7 है। कितनी है, यानी अगला पॉइंट आ जाता है राइजोबियम की प्रजातियां, यानी कि अलग अलग फसलों में अलग अलग प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। जैसे पहले नंबर पर हम बात कर लेते हैं, अलग अलग प्रजातियों के पहले नाम की बात करते हैं। मैं राइजोबियम को शॉर्ट में सिर्फ रा लिख रहा हूं, इस रा का मतलब है राइजोबियम। क्या नाम है, पहला हो गया राइजोबियम मेलिलोटाई। क्या हो गया, पहला जीवाणु या पहली प्रजाति हो गई राइजोबियम में। दूसरी प्रजाति हो गई राइजोबियम जेपोनिकम। क्या हो गई, तीसरी प्रजाति हो गई राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। क्या हो गई, लेग्यूमिनोसेरम। तीसरी प्रजाति हो गई या चौथी प्रजाति हो गई राइजोबियम लुपिनी। क्या हो गया, 5वें नंबर पे आ गई राइजोबियम फेसियोलाई। क्या आ गया, राइजोबियम फेसियोलाई। यहाँ क्या आ गया, राइजोबियम फेसियोलाई। मेलिलोटाई, जेपोनिकम, लेग्यूमिनोसेरम, लुपिनी, फेसियोलाई। और 6ठे नंबर पे बात करें तो राइजोबियम जेपोनिकम आ गया, मेलिलोटाई आ गया, ट्राइफोलाई एक बच गया, ट्राइफोलाई। क्या बच गया, ट्राइफोलाई। अब समझना, 7वें नंबर पर हम बात करें तो काफी बार तो इसको बोलते हैं ब्रेडी राइजोबियम। क्या बोल देते हैं, काफी बार इसको बोल देते हैं काउपी ग्रुप या चौला ग्रुप। क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं चौला समूह है। इसी को बोल देते हैं अन्य ग्रुप। क्या बोल देते हैं, अन्य समूह है। और इसी के लिए उपयोग कर लिया जाता है ब्रेडी राइजोबियम। क्या यूज कर लिया जाता है, कुल मिला के कितनी प्रजातियां हो गई है, कितनी हो गई है, यानी कौन सी प्रजाति का उपयोग कौन सी फसल में करते हैं, अभी वह इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और इसके अंदर से क्वेश्चन भी आता ही आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। सबसे पहला बात करते हैं मेलिलोटाई। किसके बारे में बात करते हैं, मेलिलोटाई किससे स्टार्ट हो रहा है, मैं से कौन सी फसल स्टार्ट होती है बताओ। हाँ जी, मेथी किससे स्टार्ट होती है, लो भैया मेथी। अब मुझे बताओ मेथी के जैसी कौन सी फसल दिखती है, मेथी रिजगा साथ ही तो बोते हैं, दिखने में भी एक जैसे होते हैं कि नहीं होते हैं। तो मेथी और मेथी के बाद आ जाता है रिजका। क्या आ जाता है, और एक होता है मेथी का खरपतवार होता है सेंजी। क्या होता है,
मेथी, रिजका, सेंजी, तीनों में क्या पाया जाता है? मेलिलोटाई। क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? अब आ जाता है जेपोनिकम। क्या आ जाता है? ये होता है सोयाबीन में। किसमें होता है? यानी सोयाबीन के लिए राइजोबियम की कौन सी प्रजाति है? हाँ, राइजोबियम जेपोनिकम। लेग्यूमिनोसेरम जो होती है, ये एक तो होती है मटर के लिए। किसके लिए होती है? मटर को बोलते हैं पी। क्या बोलते हैं? मटर को इंग्लिश में बोलते हैं पी। PEA स्पेलिंग होती है, इंग्लिश में बोलते हैं तो पी। पाइसम सेटाइवम नाम सुना होगा ना, उसमें कौन सी होती है? लेग्यूमिनोसेरम। कौन सी है? लुपिनी जो है वो लुपिन के लिए है। किसके लिए है? लुपिन जो फाती है उसके लिए है। फेसियोलाई, किसकी बात कर रहे हैं? फेसियोलाई आती है राजमा के लिए। किसके लिए है? राजमा के लिए है। किसके लिए है? राजमा के लिए। अब आ गया ट्राइफोलाई। क्या आ गया? अब मुझे एक बात बताओ, रिजके की पत्ती कैसी होती है, आप जानते हो क्या? क्या रिजके की पत्ती ऐसी होती है क्या? अरे होती है क्या ऐसी? रिजके की पत्ती देखी है? रिजका किसी ने देख ही नहीं रखा क्या? देख रखा है क्या? ऐसी होती है ना रिजके की पत्ती। देखना आप कभी, मेथी, रिजके की पत्ती कुछ इसी प्रकार की होती है। छोटी छोटी डंडियां होती है, उनके ऊपर ऐसे 3 पत्तियां लगी हुई रहती है इस तरह से। समझ में आ गई मेरी बात? अब बात करें रिजिका, तो सर पहले ही ऊपर आ गया, तो रिजिके का जैसा ही होता है बरसीम। कौन होता है? तो 1 2 3 यानी कितना हो गया? ट्राई। और पत्तियों को इंग्लिश में बोलते हैं फोलिएज। क्या बोलते हैं? तो ऐसी 3 पत्तियां रिजके मेथी के अलावा किसकी पाई जाती है? बरसीम की। तो ट्राइफोलाई आ जाए तो याद रखना रिजके का जैसा क्या होता है? बरसीम। तो ट्राइफोलाई किसमें आता है? बरसीम में। यानी बरसीम की अगर हम बात करें तो बरसीम के लिए कौन आ जाता है? ट्राइफोलाई। क्या आ जाता है? अब आ जाता है चौला समूह। क्या आ जाता है? पहली बात तो ये आ जाता है खुद चमड़ा के लिए। किसके लिए आ जाता है? किसके लिए आ जाता है? चमड़ा के लिए। इसके अलावा कौन किसके लिए आता है? मूंग के लिए आ जाता है। किसके लिए आ जाता है? इसके अलावा जैसे मूंगफली के लिए किसके लिए आ जाता है? इसको ब्रेडी राइजोबियम, मूंगफली के लिए सबसे ज्यादा पूछा जाता है ब्रेडी राइजोबियम के नाम से। ठीक है ना मेरी बात? इसके अलावा अपने बच जाता है चना। चना क्या बच जाता है? चना। इन सब के लिए क्या आ जाता है? अन्य समूह या चौला ग्रुप। कौन सा आ जाता है? चौला ग्रुप। समझ में आ गई मेरी बात? हर एक में आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा इनमें अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करती है रिजके के अंदर? मेलिलोटाई। कौन करती है? लगभग 200 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। कौन? मेलिलोटाई। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। बताओ यहां तक की कहानी समझ में आई कि नहीं आई? क्या राइजोबियम में कोई दिक्कत है? राइजोबियम क्या होता है? राइजोबियम के बारे में जानकारी हो गई। राइजोबियम की खोज किसने की? राइजोबियम का पुराना नाम क्या है? राइजोबियम का जो वर्तमान नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, इसकी खोज किसने की? राइजोबियम की कितनी प्रजातियां होती है? राइजोबियम की कितनी मात्रा उपयोग में लेते हैं? 1 हेक्टेयर के लिए कितना चाहिए? 1 किलो के लिए कितना चाहिए? 1 पैकेट का भार कितना है? सारी बातें हो गई कि नहीं हुई? राइजोबियम पूरा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? इसमें कोई दिक्कत है क्या? अरे थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो तो बता देना। राइजोबियम क्या हो गया है? समाप्त। राइजोबियम क्या हो गया है? अब दूसरा चलते हैं, दूसरे नंबर पे बात करते हैं। दूसरा आ जाता है एजोला। क्या आ जाता है? एजोला। क्या आ जाता है? पहली बात, एजोला क्या है? एक बहुत बढ़िया, एजोला एक जलीय फर्न है। क्या है? एक जलीय। जलीय फर्न का मतलब जलीय पादप है। ये क्या है? एक एजोला जो होता है, इस एजोला को आप यूं समझ लीजिए एक प्रकार से घास है पानी में उगने वाली। अब सीधी सी बात है, इस एजोला का उपयोग हरी खाद के रूप में भी करते हैं। किसके रूप में करते हैं? यानी एजोला पे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हुआ, एजोला को आपने बाहर निकाला, खेत में डाल दिया, तो खेत में डालोगे तो एजोला का बहुत सारा बायोमास जाएगा ना। तो इससे क्या होगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया हुआ है तो नाइट्रोजन की मात्रा तो बढ़ेगी, लेकिन साथ में हरी खाद की होने की वजह से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी बढ़ती है। किसकी मात्रा बढ़ती है? यानी एजोला के उपयोग से 2 काम होंगे। क्या होंगे?
इसके उपयोग से एक तो होगी मृदा में किसकी मात्रा बढ़ेगी? अरे किसकी मात्रा बढ़ेगी? यानी मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा व नाइट्रोजन या कार्बनिक पदार्थों व नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है। पहली बात तो ध्यान रखना कि आप लोग हमेशा एक ही चीज याद रखते हो कि सर यहां पर हम नाइट्रोजन के लिए डाल रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना ये साथ में किसको बढ़ाता है? किसको बढ़ाता है? एजोला एक जलीय पादप है। जलीय पादप को आप खेत में ले जाकर डालोगे तो सीधी सी बात इतनी समझ लीजिए कि वो हरी खाद का काम करता है। यानी ये भी समझ लेना कि कहते हैं कौन सा जैव उर्वरक है जिसको हरी खाद की तरह उपयोग करते हैं, तो इसका ध्यान रखना, ये हरी खाद की तरह उपयोग होता है। किसकी तरह? हरी खाद की तरह उपयोग होता है। ये बात भी आप ध्यान में रखना। रख लोगे कि नहीं रखोगे? हरी खाद क्या होती है? हाँ जी, क्या होती है? किसको? पुष्पों को? पुष्पन अवस्था में किसको मिलाना है मिट्टी में? मतलब आगे पीछे कुछ लगा रहे नहीं हो। पुष्पन अवस्था से पूर्व मिट्टी में मिला देना। किसको मिलाना है मिट्टी में? फसल को। जैसे गेहूं था, गेहूं के फूल आने। हाँ तो ऐसे पूरा बोलो ना कि दलहनी फसल को पुष्पावस्था से पूर्व मिट्टी में मिला देना हरी खाद कहलाता है। ऐसे बोलो पूरा। कभी तो बोलते हो मिट्टी में मिला देंगे। ऐसे नहीं बोलना, सीधा ही मिट्टी में मिला दो। कि किसको मिलाओगे, कब मिलाओगे, तब जाके हरी खाद बनेगा। दलहनी फसलों को पुष्पावस्था से पूर्व मृदा में मिला देना क्या कहलाता है? समझ में आ गई मेरी बात? तो उसके रूप में इसका उपयोग कर सकते हो आप। पहली बात आपको ध्यान में रखनी है। रख लोगे कि नहीं रखोगे? एजोला जो होता है, इस एजोला के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहां होता है? कहां होता है? जड़ों में? पत्तियों में होता है? बहुत बढ़िया। कहां होता है? पत्तियों में। बहुत बढ़िया। कहां पर होता है? पत्तियों में। कौन करता है? कौन करता है? जीवाणु की दो प्रजातियां पाई जाती है। याद रखना, दो प्रजातियां हैं जो पत्तियों में पाई जाती है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। उनका नाम है एनाबीना। क्या नाम है? एनाबीना। एक तो है नोस्टॉक। क्या नाम है? एक का नाम है एनाबीना एजोली। क्या नाम है? क्या नाम है? यानी ये दोनों है बीजीए की प्रजातियां। किसकी प्रजातियां है? ये कहां पाई जाती है? किसकी पत्तियों में? यानी इसके बीच में और इसके बीच में कैसा संबंध होता है? यानी एजोला कौन सा संबंध बना के रखता है? सहजीवी संबंध पाया जाता है। किस किस के मध्य? बीजीए के मध्य। बीजीए कहाँ रहता है? इसकी प्रजातियां कितनी है? पहली का नाम, दूसरे का नाम याद रख लोगे? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण पत्तियों में बीजीए की दो प्रजातियों के द्वारा किया जाता है। ये जो होता है, इस एजोला की बात करें तो एजोला के द्वारा औसतन, यानी एजोला के द्वारा अगर हम बात करें औसत की, तो औसतन ध्यान रखना 30 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। औसतन कितना किया जाता है? कितना किया जाता है? 30 से 40 औसतन अगर हम बात करें तो एक हेक्टेयर में 30 से 40 केजी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? एजोला के द्वारा किया जाता है। समझ में आ गई? तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि बताइए कौन सा बायो फर्टिलाइजर जिसको हरी खाद की तरह भी उपयोग करते हैं, तो कौन सा है? कौन सा बायो फर्टिलाइजर है जो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाता है नाइट्रोजन के साथ? एजोला क्या है?
और एजोला तो जलीय फर्ण है, और एजोला एक सहजीवी संबंध बना के रखता है किसके साथ? एनाबिना नोस्टोक या एनाबिना एजोली के साथ। समझ में आ गया? नाइट्रोजन का स्त्रीकरण कौन करता है? कौन करता है? एनाबिना नोस्टोक और एनाबिना एजोली, जो एक बीजीए की प्रजातियां हैं। किसकी प्रजातियां हैं? समझ में आ गई मेरी बात? और बीजीए क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है? एक जीवाणु होता है। क्या होता है? एक बात समझ में आ गई है? ठीक है, समझ में आ गई तो चलो आगे हम थर्ड नंबर पे स्टार्ट करते हैं बीजीए को। किसको स्टार्ट करते हैं? बीजीए का नाम होता है नील हरित शैवाल। क्या नाम होता है इसका? क्या नाम होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या नाम होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कोई दिक्कत है इस बात में? बीजीए का ही दूसरा नाम होता है, इसी को बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या कहा जाता है? क्या बोलते हैं इसको? किस नाम से जाना जाता है ये? और याद रखना, वास्तव में ये होता क्या है? एक क्या होता है ये? एक दिखने में भले ही शैवाल लगा हुआ हो, लेकिन होता क्या है? नाम क्या होता है इसका दूसरा? साइनोबैक्टीरिया। बीजीए का जो उपयोग होता है वो उपयोग किस में करते हैं? कौन सी फसल में करते हैं? कौन सी फसल में करते हैं? धान के खेत में किया जाता है। किसके खेत में करते हैं? इसके उपयोग के लिए कितनी मात्रा चाहिए होती है? 10 केजी प्रति हेक्टेयर। यानी कहने का मतलब आपको 1 हेक्टेयर के खेत के लिए बीजीए कितना चाहिए होगा? 10 किलो। कितना किलो बीजीए चाहिए होगा? यानी 1 हेक्टेयर के चावल के खेत के लिए आपको लगभग 10 केजी बीजीए की आवश्यकता होगी। कोई दिक्कत है इस बात में? अरे है क्या? इसके द्वारा औसतन अगर हम बात करें, इसके द्वारा अगर औसत की हम बात करते हैं तो लगभग लगभग 20 से 30 केजी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। कितना? 20 से 30 केजी नाइट्रोजन या 20 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है बीजीए के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? क्या इसमें कोई डाउट है? बीजीए का पूरा नाम, दूसरा नाम, उपयोग कौन सी फसल में करते हैं, कितनी मात्रा उपयोग में लेते हैं, कितनी मात्रा लेते हैं? 10 केजी प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर खेत के लिए कितना बीजीए चाहिए? औसतन कितनी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है ये? 20 से 30 केजी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। कोई दिक्कत है क्या? 3 चीजें आ गई है, कंफ्यूज मत होना। बीजीए की कितनी मात्रा चाहिए आपको? राइजोबियम की कितनी मात्रा चाहिए आपको? कितनी चाहिए? सर वैसे देखा जाए तो 600 ग्राम, और वैसे देखा जाए तो 1 केजी बीज के लिए चाहिए 20 ग्राम। कितना ग्राम चाहिए? तो 2 जीवाणु और आएंगे आगे चल के। एक तो आएगा एजेटो, क्या आएगा? एक आएगा एजो स्पाइरिलम, क्या आएगा? इन दोनों की मात्रा चाहिए होती है 2 केजी प्रति हेक्टेयर। कितनी चाहिए होती है? कितनी चाहिए होती है? रख लोगे? ध्यान नहीं रखोगे? रख लोगे इस बात को ध्यान? बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब बात करते हैं, चलो यहां तक पहुंच गए हैं तो बात कर लेते हैं एजेटोबैक्टर के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? पहली बात, एजेटोबैक्टर भी क्या होता है? एक जीवाणु। क्या होता है? कौन सा जीवाणु है? वायवीय है क्या? वायवीय, वायवीय जीवाणु है। कौन सा जीवाणु है? जीवाणु है। बताइए ये स्वतंत्र जीवी है या फिर एसोसिएटिव है या फिर सिम्बायोटिक है? बहुत बढ़िया, ये एक स्वतंत्र जीवी जीवाणु है। यानी कहने का मतलब ये फ्री लिविंग जीवाणु है। कौन सा है ये? फ्री लिविंग जीवाणु है। कोई दिक्कत है इस बात में? अरे है क्या दिक्कत? दूसरा, सर इसका कौन सी फसलों में उपयोग करते हैं? क्या क्वेश्चन है?
कौन सी फसलों में उपयोग करते हैं? कौन सी फसलों में करते हैं? गेहूं में करते हैं, सब्जियों में करते हैं। किस में करते हैं? सब्जियों में करते हैं। इसका उपयोग कपास में करते हैं। किस में करते हैं? गेहूं, जौ, कपास, इनमें किसका उपयोग करते हैं? किसका करते हैं? इसी के साथ एक और बात कर लेते हैं, एक हो जाता है एजोस्पाइरिलम। क्या आ जाता है? एजोस्पाइरिलम। एजोस्पाइरिलम की अगर हम बात करें तो एजोस्पाइरिलम की अगर हम स्पेलिंग लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, इसकी लिखते हैं ऐसे। दिखाई दे रहा है आपको? क्या इसके नाम में आपको कहीं पर भी, मुझे ये बता दो, आपको कहीं भी यहां पर एस दिख रहा है इसके पूरे नाम में? क्या इसके नाम में एस दिख रहा है क्या? तो एस से बना दो सोरगम। क्या बना दो? सोरगम। किसको बोलते हैं? यानी अगर आपको ये पूछे कि बताइए एजोस्पाइरिलम का उपयोग कौन सी फसलों में करते हैं, तो आप कहोगे जवार में। किसमें? और जवार के जैसा ही तो क्या होता है? यानी जवार व बाजरे में किस जीवाणु का उपयोग करते हैं? दूसरी बात, इसका प्रकार कौन सा है? ये होता है एसोसिएटिव जीवाणु। कौन सा है? यानी वो ऊपर वाला था मुक्त जीवी और ये है एसोसिएटिव जीवाणु। कौन सा है? किसकी जड़ों के साथ जुड़ा रहता है ये? जवार और बाजरे के लिए किसका उपयोग करते हैं? समझ में आ गया ये यहाँ क्या समझाया मैंने आप लोगों को? एस से सोरगम, सोरगम बोलते हैं जवार को। ये दोनों कंफ्यूज करते हैं कौन सी फसल में किसका उपयोग करते हैं, तो इसका ध्यान रखना, गेहूं, सब्जियों और कपास में करते हैं। इन दोनों के द्वारा अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। लगभग 10 से 20 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण किया जाता है। ध्यान रखना, कितना किया जाता है? 10 से 20 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण किया जाता है। किसके द्वारा? एज़ोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम के द्वारा। इनके उपयोग के लिए कितनी मात्रा चाहिए होती है? उपयोग के लिए जो मात्रा होती है वो मात्रा दोनों की कितनी चाहिए होती है? 2 केजी। कितनी चाहिए होती है? यानी ये भी दोनों के लिए बात है, ध्यान रखना। ये बात भी दोनों के लिए और ये बात भी दोनों के लिए लिखाई है मैंने। समझ में आ गया? पहली बात, एज़ोटोबैक्टर भी क्या है? वायवीय जीवाणु है। एजोस्पाइरिलम भी क्या है? ये भी एक प्रकार का वायवीय जीवाणु है। कैसा जीवाणु है? वायवीय जीवाणु है। ध्यान रखना, कैसा जीवाणु है? वायवीय जीवाणु है। कौन सा प्रकार है इसका? कौन सा प्रकार है इसका? कौन सी फसलों में उपयोग करते हैं? बताइए कितना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा? एजोस्पाइरिलम का टाइप कौन सा है? कौन सी फसल के लिए उपयोग करेंगे? जवार बाजरा। कैसे याद रखना है, रख लोगे क्या? इसी तरीके से ये भी कौन सा होता है? उपयोग के लिए कितनी मात्रा चाहिए होती है? क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? एक बात और बता देता हूं, यानी आपको 1 ग्राम की बात की थी। कितने ग्राम की बात की थी आपके यहाँ पर? 1 ग्राम की। यानी कि कहने का मतलब 1 ग्राम राइजोबियम में 10 की घात 7 जीवाणु थे। कितने? 8 जीवाणु थे। कितने थे? तो इसका ध्यान रखना, इन दोनों का 1 ग्राम में 10 की घात 7 जीवाणु पाए जाते हैं। कितने जीवाणु पाए जाते हैं? कितने जीवाणु पाए जाते हैं? कितने होते हैं? 10 की घात 7 जीवाणु पाए जाते हैं। अगर आपको पूछे कि 1 ग्राम इसके अंदर एज़ोटोबैक्टर या एजोस्पाइरिलम में बताइए कितने जीवाणु पाए जाते हैं, तो आप कहोगे 10 की घात 7। लगभग कितना हो गया 10 की घात 7 का मतलब? हाँ जी। और वहां कितने थे? समझ में आ गई मेरी बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है? इनकी मात्रा थोड़ी सी कम होती है। क्या होती है इनकी मात्रा? थोड़ी सी। क्या ये चीज आपकी क्लियर है? तो बताओ, आगे चलें? चलें आगे। सर कल वाली भी क्लास भी, क्या कह रहे हो? कल वाली क्लास भी दिलवा देना। हाँ, कल की क्लास तो हो गई ना पूरी?
हाँ जी, अच्छा रिकॉर्ड हुई थी। हाँ ठीक है बेटा, डलवा देंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो अब आपका उतारने का टाइम शुरू कर दें या और पढ़ाएं थोड़ा? अब उतारोगे? सोच लिया? चलो फिर उतार लो इस बात पे। उतार लीजिए। क्या मेरे सुपरवाइजर को समझ में आ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है ना? बस याद कर लो इसको फिर। कर दें आगे? आगे कर दें? हाँ बेटा।
नेक्स्ट कर दें, सबने उतार लिया। हाँ आ जाएगी बेटा, आ जाएगी, हिस्ट्री की क्लास पे आ जाएगी। हाँ बेटा, नाम है बेटा, फसल का नाम है। याद रखना, सीधा सा पूछ लेता है, एजोला का सहजीवी संबंध होता है एनाविना नॉस्टॉक के साथ, एनाविना एजोली के साथ। किसके साथ होता है? औसतन कितने किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है? 30 से 40 किलोग्राम। पत्तियों में गांठ नहीं बनाती है, पत्तियों में कैविटी बनाती है। क्या बनाती है? कैविटी बनाकर के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। नेक्स्ट कर दें। अरे दमखा मत बच्चे को, दमखा कैसे रहे तू? हैं? ऐसे कौन दमखाता है? मैं खड़ा हूँ क्लास में, तू उसको धमका रहा है, जान से मार दूंगा। है क्या बोला? जान से मार दूंगा, नहीं काट दूंगा।
नेक्स्ट कर दूं? चलें आगे? थोड़ा सा स्पीड से उतार लो तो 5 मिनट है, इस टॉपिक को आज ही खत्म कर दे। नहीं करना खत्म? कल के लिए नया पढ़ लेंगे तो कल है? अरे वाह, कितनी प्यारी बोल रही है, देखो। बेटा ये सारी चीजें आपको साथ के साथ पढ़ते हुए याद करनी है। मैंने आपको शायद एक बात कही होगी कि आप रोजाना क्या मुझे 10 मिनट दोगे? कही थी कि नहीं कही थी? आप जो मैं आज पढ़ा हूं उसको उसी दिन घर जाकर सिर्फ 10 मिनट पढ़ लेना। कितने मिनट पढ़ लेना? मात्र 10 मिनट पढ़ लेना जाके, बस इतना ही। मैं 1 घंटा 2 घंटे नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे मांग रहा हूँ आपके 10 मिनट। यानी यहाँ जो मैंने आज पढ़ा दिया है, घर जाने के बाद उसी चीज को दोबारा से 10 मिनट के लिए पढ़ लेना। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? कितने होते हैं? 7 दिन। यानी एक दिन तो छुट्टी आती है ना तुम्हारी? अरे एक दिन छुट्टी आती है ना, तो दिन वैसे कितने दिन क्लासे लगती है? 6 दिन में जो पढ़ा दूं उसको 7वें दिन यानी संडे के दिन बैठकर पूरे को एक बार पढ़ लेना। यानी रोजाना का रोजाना पढ़ना है, और 7वें दिन यानी संडे को जो एक सप्ताह में पढ़ाया उसका पूरे का रिवीजन करना है। फिर उसके बाद में आपको एग्रोनॉमी को अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। चलें आगे। आपको पता है एजिटोबैक्टर एजोस्पाइरिलम का उपयोग कैसे करते हैं? नहीं पता ना? अभी बता देते हैं, चलो इनके उपयोग का तरीका बता देते हैं। हाँ जी। अच्छा 3-4 दिन तक पीती हो क्या? है? फिर सर आ जाएंगे? हाँ तो क्लास खत्म होते ही चले जाना, अभी तो 3 मिनट है क्लास की। क्लास खत्म होते ही जाना, पानी पीना, वापस आ जाना। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे सर ऊंट की तरह 3-4 दिन का एक साथ पीऊंगी, तो टाइम तो लगेगा ही मेरे को। है? थोड़ा सा ही पिएगी ना पानी? फिर क्या कर रही है ऐसे? कर दे आगे? देखो क्या बोल रही है बेटा?